हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। यस, दो पार्ट में इसे रिवीजन हम करना चाहेंगे कि कल के लेक्चर में थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही पार्ट कवर किया हमारे चार्ट में, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस, जिसमें रेगुलर लेक्चर में मैंने मेमोरी टेक्निक्स दिया था। कल के लेक्चर में हम लोग क्विक रिवीजन में सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये अगर आप मेरा रेगुलर लेक्चर देखोगे, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है बेटा, अगर आपको देखना है तो वहां पे आप ये पूरे डिटेल में टेक्स्ट बुक से ही हर एक चीज, हर एक वर्ड पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। फिर हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर कर लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे के तीन चीजें हमारी बाकी है। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रोशन, पायल, उसके बाद भूमि, नईम, ठीक है, तनिष, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, महेश, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए, छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर पाए। रोशन पवार, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अस्मिता, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सलोनी जायसवाल मैडम, गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। विद्या, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, स्वप्निल भाई, गुड मॉर्निंग। नरोतो, गुड मॉर्निंग भाई। शिवानी, कल्याणी, एवरीबॉडी, चलो, आप सबका स्वागत है लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, आज का पर्टिकुलर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमने तीन चीजें कही थी, जिसको वापस मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं कि नीड एंड इंपॉर्टेंस में हम लोग ने देखा था कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड है या इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा सवाल आता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को संभाल के रखिए। सर मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको अगर रटा हुआ याद नहीं आता तो ओन अंडरस्टैंडिंग में आप क्या देखोगे। अगर कंज्यूमर को क्या दिक्कत हो रही थी कि हमारे कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज है, बिखरे हुए, स्कैटर्ड है, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन करना बहुत सिंपल है। तो उनको बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नीड था कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाए। और इंपॉर्टेंस क्या है, वो लाने की वजह से वो भले स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज है, फिर भी उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट था। इग्नोरेंस, कंज्यूमर बहुत ज्यादा अनअवेयर है, ऐसा पॉइंट था वहां पे। वो उनको प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, है ना, ये सारी चीजों को ध्यान नहीं देते, इसीलिए हमें एक्ट लाना पड़ा। देन आफ्टर हमने देखा था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। उसके बाद देखा था बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस, उसके बाद स्पूरियस गुड्स। तो ये सारी चीजों के अगेंस्ट लड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, नीड एंड इंपॉर्टेंस में, मतलब ये कंज्यूमर एक्ट को लाना पड़ा, करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है सर। फिर हमने कंज्यूमर के राइट्स देखे। राइट्स में आपको याद आ रहा है क्या कहा था मैंने, राइट टू सेफ्टी, है ना। उसके बाद राइट टू चूज, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। कोई भी सेलर आपको नहीं कहेगा कि ये खरीद ले, आप अपना चॉइस डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए करके, ठीक है। देन आफ्टर आप देखोगे राइट टू बी हर्ड, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, कंज्यूमर की कंप्लेंट सुनना चाहिए करके। राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या प्राइस है, क्या कंटेंट है, क्या क्वालिटी है, याद आ रहा है आपको, बस इतना रिकॉल करो। हर एक चीज थोड़ी ना बार बार आप सब कुछ पढ़ोगे, ठीक है। सर 7 पॉइंट किए तो इनफ है क्या? यस बेटा, डेफिनेटली इनफ है, क्योंकि इस चैप्टर में से 8 मार्क्स का सवाल तो कभी नहीं आया है। तो 5 और 4 मार्क्स, फिर दो ही सवाल बनते हैं, तो इतना तो इनफ हो जाएगा, ठीक है। आप 7 पॉइंट भी लिखो तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू रिड्रेस हो गया। रिड्रेसल में आपको पॉइंट याद आ रहा है बेटा, एक तो आप उन्हें रिपेयर करके दो, नहीं तो आप उन्हें रिप्लेस करके दो, नहीं तो कंपेंसेशन दे दो। ये कुछ कीवर्ड को देखना और चार्ट देखोगे तो आपको वापस आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट था, माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट राइट था, एंड सो ऑन। तो ये हमने कंप्लीट किया था। नाउ सर, ओसीएम में एमसीक्यूज कैसे करें? बेटा, ओसीएम में एमसीक्यूज के लिए ना टेक्स्ट बुक के नीचे से ही एमसीक्यूज आते हैं। तो आप लोग वो सारे एमसीक्यूज को टेक्स्ट बुक के जितने नीचे दिए वो कर लो। अगर आपसे नहीं हो रहे तो वन शॉट वीडियो ऑब्जेक्टिव्स का रेडी है, जहां पे मैंने टेक्स्ट बुक के सारे चैप्टर 1 से लेके 8 सारे रिकॉर्ड करके दिए, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। डन बेटा, ओनली स्टडी, आपका सवाल भी कंप्लीट हो गया। चलो, नाउ यहाँ पे आते हैं। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बेटा, ये आज का सवाल है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, एवरीवन। ऑब्जेक्टिव का भी एंगल क्लियर हो जाएगा, बड़ा आंसर है तो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले है लोक अदालत। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, तो टेक्स्ट बुक पे तो आई है, ऑलरेडी मैं उसमें से पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 को ना, कृतिका का सवाल है सर चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कराओ ना। बेटा, चैप्टर नंबर 2 में ना अपने प्लेलिस्ट देखिए, हर एक प्लानिंग पे एक वीडियो है, ऑर्गेनाइजिंग पे एक वीडियो है, और आई विल सजेस्ट कि एक दिन में एक ही करो, मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है। एक दिन में उस चैप्टर को एक ही फंक्शन को करने का, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो यहाँ पे आओ, लोक अदालत पे देखते हैं। सर व्हाट इज लोक अदालत? सी, पे अटेंशन मालिक, एवरीबॉडी, कि यहाँ पे क्विक इकोनॉमिकल रिजोल्यूशन थ्रू कॉम्प्रोमाइज। देखो, डिस्प्यूट्स आप जब अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक वर्ड दिखेगा,
जो भी झगड़े है ना कंज्यूमर के बीच में और सेलर के बीच में, उसका क्विक और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, सस्ते में, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता, क्विकली होता है, सस्ते में होता है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब सॉल्विंग थ्रू क्या, कॉम्प्रोमाइजेस। यहाँ पे एक कदम सेलर को पीछे लेना पड़ता है, एक कदम बायर को पीछे लेना पड़ता है। तो ये जो है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कॉम्प्रोमाइजेस। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखिए, लेकिन बच्चा ना इसी चीज को छोड़ देता है। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आया हूं मैं, कि इतना तो भी मत छोड़ना। बाकी आपको लर्न हो ना हो ये अलग बात, लेकिन ये तो लिखना ही है कि लोक अदालत में क्या होता है बेटा, इसे पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। आप लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स कोर्ट। ये आपको ना ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरी बात कि इसको, इसमें क्या होता है सर, इसमें ना जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स है, वो क्विक और इकोनॉमिकल तरीके से रिजॉल्व हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज से, कॉम्प्रोमाइज करके। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जैसे एमएससीडीसीएल, एमएसआरटीसी, बैंक, ये यूजुअली लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूंगा, इसे और क्या कहा जाता है बेटा, पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, पीपल्स कोर्ट। तो एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। इतना लिखे सर, पीपल्स कोर्ट लिख के फिर ऐसे ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, व्हाट इज पीआईएल, ये हम लोग क्या कर रहे हैं राजा, ये हम पढ़ रहे हैं वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर इसका कोई सवाल आता है क्या? चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आओ यहाँ पे पेपर देखते हैं, फिर थोड़ा ना हमें लगेगा कि हाँ सर, मतलब ऐसे सवाल आते तो करने में सेंस है, नहीं तो क्यों भी करें। एक मिनट। 2022 का पेपर देखो, क्या ये सवाल आया था क्या? देखो, जस्टिफाई में देखो बेटा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, और कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर पढ़ रहे हैं, लेकिन बताओ ना कि क्या करें, मतलब सच में सवाल आया था क्या? 2022 का पेपर देखो, देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 4 मार्क्स का सवाल था। अब अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, 2022 में आया था, सपोज 25 में आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करोगे? आपको लिखना पड़ेगा ना, एटलीस्ट हेडर लिखने पड़ेंगे, सबसे पहले लोक अदालत। और जब इतने सारे हेडर्स लिखते हैं तो डिटेल में थोड़ी ना एक्सप्लेन करने जाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ अपने ओन वर्ड में, थोड़ा टेक्स्ट बुक पढ़िए। ऐसे आप लिख सकते हो कि यस जस्टिफाई करो भाई स्टेटमेंट को, तो जस्टिफाई करके पहला पॉइंट लिखोगे लोक अदालत, उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करो जैसे मैंने अभी कहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा लोक अदालत के बाद में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। ये क्या होता है, इसे जनहित याचिका भी कहते हैं। देखो आप टेक्स्ट बुक आप लेके बैठिए, आपको समझ में आएगा। जनहित याचिका मतलब क्या सर, लीगल एक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, अनकनेक्टेड पार्टीज कैन फाइल पीआईएल। अनकनेक्टेड, देखो यहाँ पे ये वर्ड अंडरलाइन करना, विच पार्टी इज अनकनेक्टेड, मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल ये एक व्यक्ति है जिसके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, ये एक व्यक्ति जिसके साथ बुरा हो रहा है, जो अनपढ़ है, जिसने कुछ पढ़ा नहीं, उसको अपने राइट्स के बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ पे आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, उसको दिख रहा है कि इस पे अन्याय हो रहा है, तो क्या इसके बिहाफ पे आप कोर्ट में जाके क्या अपील फाइल कर सकते हो क्या? आंसर इज यस। जो अनकनेक्टेड पीपल है, मतलब यहाँ पे सेलर और बायर में झगड़े चल रहा है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम बाहर बैठे हो बेटा, लेकिन फिर भी तुम उस ग्रुप के प्रति, उस ग्रुप के बिहाफ पे क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। इसे कहते हैं, देखो, लीगल एक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के भले के लिए अनकनेक्टेड पार्टीज कैन फाइल पीआईएल। पीआईएल मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो कहां पे फाइल हो सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकता है, दैट्स ऑल। और इसे हिंदी में हम जनहित याचिका भी कहेंगे, दैट्स ऑल। इतना पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस तरह का सवाल आता है जस्टिफाई में, देयर आर मेनी वेज एंड मींस टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, तो भाई क्या करेंगे हम लोग, बताओ। तो लिखेंगे, पहला क्या था हमारा, लोक अदालत। लोक अदालत में क्या होता है, क्विकली, इकोनॉमिकली हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, उसे रिजॉल्व किया जाता है थ्रू कॉम्प्रोमाइज। और कौन कौन लोक अदालत चलाता है, तो रेलवेज, बैंक, ऑर्गेनाइजेशन लोक अदालत चलाते हैं। फिर लिखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, या फिर आप लिख सकते हो जनहित याचिका। बट प्रॉब्लम है कि इसमें एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ रही, याद नहीं रह रहा है। क्या करेंगे बताओ, तो सिंपल क्या रखोगे याद, कि सर लीगल एक्शन, ये कीवर्ड याद रखना, लीगल एक्शन लिया जाएगा किसके बिहाफ, क्यों लिया जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अनकनेक्टेड, इसे जरूरी नहीं कि कनेक्टेड ही होना चाहिए, कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी आके भी वो पीआईएल कोर्ट में कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो करके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बेटा रिड्रेसल फॉरम, ध्यान से समझ लो, मैं आपको जस्टिफाई का आंसर बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, 2022 में आ गया। लेकिन बच्चों को लोग यही क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, सारे हेडर्स याद नहीं रहते, बट हम लोग हेडर्स के साथ साथ अंदर का कंटेंट भी करेंगे। चलो बताएं मुझे, यहां तक आप समझ में आ रहे हो? ठीक है एवरीबॉडी, सैयद भाई, ओके, रितु सर, इकोनॉमिक का लॉ ऑफ डिमांड डीएमयू 8 मार्क्स के लिए आ सकता है क्या? बेटा हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, वो लर्न करवा के दूंगा, टेंशन मत लो। स्वप्नील भाई, एसपीचं काहीच नाही झालंय सर, एसपीचं माझा तुम्ही लेक्चर बघा, स्टडी प्लॅन, एसपीचं पण आपण घेऊ,
सकाळी वाटल्यास तर 6 वाजता जॉइन करू. तुम्ही 6 वाजता जॉइन होणार क्या? बोलो एसपी वाले बच्चों. 6 बजे मॉर्निंग में कनेक्ट करोगे क्या? येस और नो? हाँ या ना? चलो मैं एक ना अभी उसी में एक पोल लेता हूँ एसपी का, तब तक आप लोग ये देखिए। मैं एक पोल लेके देखता हूँ कि एसपी लेक्चर 6 एएम। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक पोल मैंने क्रिएट किया है। एसपी लेक्चर 6 एएम। यस डेफिनिटली सर। है ना? है ना? देखते, देखते कितनी जनता जुड़ रही है। इतने कम बच्चों में तो यार क्या ही मतलब अभी तुम्हारे सारे भाइयों को बुलाओ, बहनों को बुलाओ, भाई आओ मिल के पढ़ते हैं। तो एनीवेज़ अब रिड्रेसल फोरम पे आते हैं। तुम लोग पोल कर लेना और यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है? जिनका एसपी नहीं वही नो कर रहे हो, मुझे पता है, टेंशन मत लो। मेजॉरिटी एसपी वालों लेके आओ यहाँ पे। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। भाई और बहनों, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में क्या लिखे सर? हमने बहुत बार ये पढ़ा है, मतलब जब पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे सर? वेज एंड मीन्स, तब बहुत बार ये पॉइंट आया, बट अंदर का एक्सप्लेनेशन आज भी भूल गए हम लोग। इसके बाद नहीं भूलोगे, ध्यान दो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल फोरम। ये आपको पता है ना, हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं, देखो बेटा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये जहां पे हमको न्याय मिलता है। सीधा हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। रिड्रेसल मतलब क्या? न्याय मांगना। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन है, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन है। ये सारी चीजों को, मतलब ये हमारे न्याय व्यवस्था में लाया गया है। एम क्या है बेटा? सिंपल, स्पीडी एंड कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल। अब ये ग्रीवियंस ग्रीवियंस जब आता है ना बेटा, वापस प्रॉब्लम क्या होता है? बच्चा बोलता है सर ये ग्रीवियंस मतलब क्या? ग्रीवियंस का मतलब है कंप्लेंट्स। लोगों की जो तकरार है, लोगों के जो कंप्लेंट्स है, उससे सिंपल तरीके से, स्पीड में, बहुत टाइमली लगाना है और कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते में कैसे हम सॉल्व करें, इसलिए हमने रिड्रेसल फॉरम लाया। बस इतना तो भी याद रख दो। वेज एंड मीन्स में हम लोगों को ये वाली चीजें, आंसर कैसे लर्न करना है बेटा? आंसर लर्न करने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मुझे पता है ना, आपके पूरे बैच में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि सर याद नहीं रह रहा है। क्यों याद नहीं रह रहा है? पहले इसके पीछे जाओ ना, इसके गहन में जाओ तो ऐसा है कि कंसेप्ट ही नहीं समझा। जैसे ये रिड्रेसल फॉरम कैसे लर्न होगा? पहले समझना पड़ेगा अपने दिमाग में कि रिड्रेसल फॉरम मतलब क्या। रिड्रेसल का ही मतलब नहीं पता, क्या समझेगा? रिड्रेसल मतलब क्या? जब किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको न्याय दो। उसको न्याय देने के लिए हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 रिड्रेसल फॉरम है। कौन से बोलो तो बेटा? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और क्या, नेशनल लेवल के। अच्छा, इसमें क्या होता है अब ये समझो। इसमें सर जो भी कंप्लेंट है, ग्रीवियंस रिड्रेस, ग्रीवियंस मतलब जो भी उसके तकरार है, कंप्लेंट्स है, उसे सिंपल तरीके से, स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में सॉल्व किया जाएगा। दैट्स ऑल। हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन दिया तो भी चलेगा। क्या वेज एंड मीन में 3 पॉइंट खत्म हुए? सर मैं क्यों बता रहा हूं, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन अगर 2025 में आ गया कि देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कहीं पे भी आ गया, देखो यहां पे आपको पीछे दिखेगा। जस्ट अ मिनट। यस, ये अगर क्वेश्चन आ गया, सर कौन सा वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? इस वाले। तो क्या कर लोगे तुमने तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं, और जबकि मैंने बोला 1478 76 74 मार्क्स का पेपर आता है इसमें से, और तुम जो मेन चैप्टर है उसमें भी छोड़ रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पे आपको सारे सीक्वेंस में एटलीस्ट 4 पॉइंट तो भी लिखने पड़ेंगे। तो पहला क्या था? लोक अदालत। दूसरा क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और तीसरा क्या था? बताइए जरा। तीसरा क्या? अभी अभी पढ़ा, ढूंढ लो, याद करो। तीसरा क्या था? अरे भूल गए सर। चलो कमेंट करो फटाफट से, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे अवेयर है। चलो 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 चलो, तीसरा पॉइंट क्या था? नहीं बोलना सर, नहीं बोलना। देखो ऐसे याद करोगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको शांत से थोड़ा, भाई वो इट इज लाइक टाइम देना पड़ेगा। डायरेक्ट कैसे लर्न होगा? सर मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पॉइंट था लोक अदालत, दूसरा पॉइंट क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तीसरा पॉइंट क्या है? रिड्रेसल फॉरम। रिड्रेसल फॉरम मतलब क्या? अंदर का पॉइंट अभी खुद से याद करो, खुद की लैंग्वेज में, उधर नहीं पढ़ने का। ठीक है ना? यस सर, डन। रिड्रेसल फॉरम में यहाँ पे कंप्लेंट्स हम लोगों की सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, स्पीड में और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। चलो, अवेयरनेस प्रोग्राम। गवर्नमेंट पब्लिश जर्नल, बुकलेट एंड पोस्टर ऑन कंज्यूमर राइट। ऑब्जर्व 15 मार्च इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे एंड 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर डे। बेटा यहाँ पे आईएमपी करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। एक 15 मार्च और 24 दिसंबर। दिसंबर ये नेशनल कंज्यूमर डे है, और मार्च में इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे आएगा। तो ना मैच द पेयर्स में कंफ्यूज मत होना। अगर इंटरनेशनल बात चलेगी तो कौन सा डेट रहेगा राजा? इंटरनेशनल में 15 मार्च रहेगा, और अगर नेशनल कंज्यूमर डे होगा तो 24 दिसंबर होगा। प्लीज ये 1 मार्क्स अपना सिक्योर करना। 24 दिसंबर नेशनल
और क्या कहा मैंने, 15 मार्च इंटरनेशनल करके, ठीक है, इतना दो लिख दो, अवेयरनेस प्रोग्राम में 2 डेट आएंगे। फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर राइट्स एंड इंश्योर ग्रीवियंस रिड्रेसल, कि ये क्या करते हैं सर, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जिस कंज्यूमर के साथ गलत चीजें होती है तो वो उनका सपोर्ट करती है, कंज्यूमर के राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है, स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है बेटा, जो कंज्यूमर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हम कंज्यूमर के भले के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, उसको स्ट्रेंथन मतलब उसको स्ट्रांग करना, मजबूत करना करके, ठीक है। फिर अब आपके मन में शंका, डाउट उपस्थित हो गए, सर अब नहीं होगा, इतना कैसे याद रहेगा? तो चलो मैं वापस आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूं, आइए यहाँ पे, और मैं बार बार रिवाइज करोगे कि इसका हमें हटा ही देना है। कितने मार्क्स के लिए सवाल है ज्यादा जस्टिफाई का? 4 मार्क्स के लिए। और बोर्ड वाले क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में आपके 4 भी पॉइंट रहे ना तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अब उन्होंने कहा देयर आर मेनी वेज एंड मींस, जस्टिफाई करो, तो वहां पे तो अटैक दिए, आप थोड़ी सब लिखोगे, और सब लिखोगे तो टाइम नहीं पूरेगा ना, फिर आपको आगे का क्वेश्चन रह जाएगा। तो आप एटलीस्ट 5 लिखिए, चलो नहीं 4 कम लग रहा है आपको, 5 लिखिए कम से कम, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोलो 5 ही लिखिए। अब 5 में पहला होगा, बोलो क्या, लोक अदालत, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तीसरा रिड्रेसल फॉरम, चौथा आप कंज्यूमर अवेयरनेस कीजिए, ठीक है, वहां पे 15 मार्च और फिर वो दिसंबर वाला डेट लिखिए, ठीक है। तो इतना भी लिखा तो भी चलता है बेटा, मतलब और क्या लिखे सर आगे, ये देखो बहुत सारे पॉइंट है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, लेजिस्लेटिव मेजर है, और आप टेक्स्ट बुक में आइए, इधर तो आपको ना, इधर मैं ऑब्जेक्टिव सिर्फ बता देता हूं, इसमें आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये देखो एक बार ऑब्जेक्टिव आ गया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और उसका ईयर क्या है, तो सोगा बोलते हैं अभी हम सीए फाउंडेशन में जब हम पढ़ाते इसको, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसका ईयर है 1930। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ना है, चलो मैं आपको ना जो भी चीजें है अभी ये पढ़ रहे हैं तो हम लोग ना देखो सेल्फ स्टडी जैसा कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव बताना चाहूंगा, एक ऑब्जेक्टिव बताना चाहूंगा, ये देखो, ये देखो, अब आपको मैंने अभी भी चीजें बताई, ग्रुप ए है जिसमें 5 बातें हैं, और ग्रुप बी में 10 बातें। अब मुझे इसका आंसर दीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 साल दिए थे, कौन सा आंसर रहेगा, चलो बताओ तो कमेंट में क्विकली, बताइए जरा क्या आंसर रहेगा। स्वस्तिक, श्रुतिका, सैफ, शिवांगी, ठीक है ना, 1930। अब आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो, मैंने क्या कहा है कि जब आप 7वां चैप्टर करोगे तो वहां पे कुछ भी मत छोड़ो, इसलिए रेगुलर लेक्चर दिया, ये रिवीजन चार्ट वाले लेक्चर लेके आ रहा हूं बेटा। इसमें रीजन ही है, आप आंसर लिखोगे सर 1930, हो गया आपका 1 मार्क्स। लेकिन जिन बच्चों ने अभी ये पढ़ा ही नहीं चैप्टर अच्छे से, उनके लिए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप भले रटने के लिए मत पढ़ो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ लो। समझ में आ रहा है बेटा, खत्म। और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्या था सर, आप लेजिस्लेटिव मेजर भले आप लिखना मत बड़े आंसर में, लेकिन इसको रीड कीजिए ताकि आपको समझे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, फिर सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, क्यों लाए गए, क्योंकि हम कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन, तो ये कंज्यूमर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, सो ऑन। लेकिन आपको ये पॉइंट नहीं लिखना, 7 नहीं लिखने भाई, आप 4-5 लिखिए कोई भी। इतने में से कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्या है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर रूरल कंज्यूमर एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कि गांव खेड़ों में जो लोग हैं उनको कैसे हम अवेयर करें, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट कंप्लेंट हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स। बहुत बार ना मिलावटी दूध वगैरह बेचा जाता है, तो वो दूध मिलावटी है, उसके लिए लोगों को तो नहीं पता, लेकिन वो जो ऐसे अवेयरनेस वाले जो कमिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, वो जाके टेस्ट करते हैं रैंडमली कि तुम लोगों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हो, ये अनअवेयर है, लेकिन हम उनको सिखाएंगे, हम उनको अवेयरनेस पहुंचाएंगे, तो इसके लिए पैसा प्रोवाइड करना, ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड की बात है। अब आपके सामने टोटल ये हो गया वेज एंड मीन्स वाला चार्ट। सर ये रहा क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन भी देखना चाहो, दोनों चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। आज के बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा सर मेरे को वेज एंड मीन्स नहीं आता है। एटलीस्ट मैं 5 पॉइंट्स आपको चाहूंगा कि आप लर्न करो बेटा, 5 पॉइंट, और ये वाला आंसर डन। तर केस स्टडीमध्ये खूप प्रॉब्लेम येतात. ओके बेटा, केस स्टडीमध्ये ना सिंपल आहे राजा. त्याच्यासाठी पण वन शॉट लेक्चर मी केलेलं आहे. ते बघा. तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. है ना? स्वतः केल्यावर प्रॉब्लेम येईल, पण मी लेक्चर पूर्ण 808 चैप्टरचे केस स्टडी एका सोबत तुम्हाला दिलेले आहे. सो प्लीज आप वो देख लीजिए. ठीक है? डोंट वरी. तो आपके लिए इतना काम करके रखा है, आप अभी देखिए. आपको लगता है सर इस बार के वीडियो का क्वालिटी अच्छा ही है, नहीं तो लास्ट ईयर का भी सेम वीडियो है, वो देखिए. आपको क्वालिटी डेफिनेटली हो जाएगा. अच्छा ही है. सर आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हो प्लीज वो प्रोवाइड कर दीजिए ना.
बेटा वो पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको अपने एप्लीकेशन में जाओगे, फ्री कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे पहला ही टैब दिखेगा क्विक रिवीजन, उस पे क्लिक करो तो आपको मेरे जितने यूट्यूब पे लेक्चर है वो भी एक साथ मिलेंगे और उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगा, वो लेक्चर के साथ ही अटैच है। वो लेक्चर के साथ ही एक तरफ आपको वीडियो और एक तरफ पीडीएफ दिखेगा, सेपरेट नहीं दिखेगा, वो लेक्चर में ही वो है टैब, आप क्लिक करो आपको मिल जाएगा। सर इकोनॉमिक्स 8 चैप्टर ले लो ना, आप नए हो शायद चैनल पे, ऑलरेडी 8वां चैप्टर ले चुका हूँ मैं, देखिए क्विक रिवीजन में, ऐप पे आइए आपको समझ जाएगा। चलो भाई और बहनों अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों और हम आगे आएंगे वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है मतलब इस चैप्टर का, क्योंकि 3 में कर चुका हूं, आज वेज एंड मीन्स बताया और कोई भी 4 पॉइंट बता दो, चलो यार 4 पॉइंट लास्ट बताओ वेज एंड मीन्स, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। पहला है लोक अदालत, इट इज ऑल्सो नोन एज पीपल्स कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ग्रीवियंस सॉल्व होते हैं, किस तरीके से, स्पीड में होते हैं, नॉमिनल कॉस्ट पे होते हैं, इकोनॉमिकल तरीके से और थ्रू कॉम्प्रोमाइज वगैरह, रेलवेज वगैरह ये चीज करता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, जन हित याचिका। क्या एक्सप्लेन करें सर शॉर्ट में बताओ, ये रहा ये लीगल एक्शन ले सकता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। क्या बेटा, अनकनेक्टेड पार्टी, अनकनेक्टेड मतलब ऐसा थर्ड पार्टी कोई भी है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनके बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डन। फिर रिड्रेसल फॉरम, ये तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, न्याय व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो इसलिए ये चीज लाया हुआ है, ये वेज एंड मीन्स है। फिर क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां पे आप 15 मार्च लिख सकते हो नेशनल और 24 दिसंबर लिख सकते हो, सॉरी 15 मार्च लिख सकते हो इंटरनेशनल और 24 दिसंबर लिख सकते हो क्या बेटा, नेशनल। खत्म, हो गए 4 पॉइंट भी लिखना भाई, तू तू बाकी सबके चक्कर में जीरो नॉलेज नहीं चप, हम इतनी एटलीस्ट इतना प्रिपेयर होने चाहिए, मिनिमम इतना तो आएगा सर। खत्म। चलो भाई और बहनों अब हम आगे बढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ। देखो ये 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला था, ये कुछ करने की जरूरत नहीं अभी, बैकग्राउंड भाई 1986 हुआ करता था पहले, इसको रिप्लेस करके 2090 कर दिया गया। ठीक है, वन टाइम रीडिंग है, ठीक है वन टाइम रीडिंग है, बाकी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। रिड्रेसल एजेंसी 3 चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। इस पे 4 मार्क्स का डिफरेंस, 4 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, पहले मैं आपको बता देता हूँ, आइए यहाँ पे आइए बेटा, पूरा एनालिसिस ऑलरेडी दिया था लेकिन मैं आपको वापस एक बार, टेक्स्ट बुक के नीचे से आता है क्या सर, तो यस, यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंस था ना, ये भी टेक्स्ट बुक से ही आया था, अगर आप देख पा रहे हो ना, और ये मैंने सब कुछ इसीलिए करा के दिया, टेंशन मत लो। कोई बच्चा बोला सर 1930 हमको कैसे याद रहेगा, ये देखो दिख रहा है आपको, सेल ऑफ गुड्स टैक्स, तो ये 1 मार्क्स कहाँ से आया था, टेक्स्ट बुक से ही पूछा गया था, अभी आपको बोर्ड पेपर में दिखा है, इवन ये देखो सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक के नीचे से आएगा, उसका टेंशन मत लो। ये एक्सप्लेन द टर्म भी टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आएगा, आप रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये देखो, ये 3 डिफरेंस दिए हैं, इसमें से एक डिफरेंस 2022 को आया, एक 2023 को आया, एक 2024 को आया, ये तीनों डिफरेंस हर अल्टर रिस्पेक्टिव एग्जाम में आ चुके हैं। अब क्या होगा सर, अगर इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप इसमें से डिफरेंस नहीं लेना तो शायद इस चैप्टर में से ना आए, क्योंकि तीनों हो चुके हैं, और अगर आएगा तो हमें तीनों को ही देखना पड़ेगा। अच्छा कैसे देखें, अब जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उतना देख लेना, आपके 4 मार्क्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस पे हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बट चारों हमें करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिक्स था कि 4 मार्क्स का सवाल वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन पे पूछ रहे थे, थोड़ा अभी आइडिया समझो। तो वो क्या करेंगे, डिफरेंस अगर नहीं पूछेंगे ना तो किधर जस्टिफाई, नहीं तो आंसर द फॉलोइंग में डाल देंगे। अब बच्चा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं मेरा एनालिसिस समझिए, हर बार 4 मार्क्स का कंसेप्ट यहां से लिया ही गया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल से, और तीनों डिफरेंस आ चुके हैं पेपर में। तो अभी क्या करना है, हमें इस अच्छे से ही कर लेना है बॉस, क्योंकि ये यहां पे नहीं तो 4 मार्क्स का डेफिनेटली आपको पेपर में दिखेगा, मतलब दिखेगा। ठीक है चलो यहाँ पे आओ, मैंने सारी चीजें बताई, चलो एक एक करके देखते हैं बेटा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है जरा देखो, मीनिंग शॉर्टली इतना भी कर लिया तो भी चलेगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है, झगड़े। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी एस्टैब्लिश एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कौन से लेवल पे बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये 3 पॉइंट लिखो, मीनिंग में एकदम सिंपल खत्म हो जाएगा। मैं आपको देखो सर्कल करके देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये तो एकदम सिंपल है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी, ये देखो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी। स्टेट कमीशन में भी वही है, नेशनल कमीशन में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम या बॉडी, कुछ भी लिखो। ये पहले 3 पॉइंट स्टार्टिंग कैसे करना है वो देख लो, सेम है, साइमल्टेनियस तीनों का बता रहा हूं आपको, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या पीछे, यस और नो बोलो, दिख रहा है ना बेटा, रीड रीड करते आ रहा है क्या, बोलो यस और नो कमेंट करो।
एक साथ सारी चीज खत्म करता हूं। स्टार्टिंग तो सेम ही है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अभी सीधा लर्न करके दूंगा मैं, 4 मार्क्स गारंटेड है बेटा। यस तो नो कमेंट करो चलो। हर साल पूछते हैं इसमें से, हर साल बेटा, हर साल पूछते हैं। दिख रहा है आपको अच्छे से? ठीक है चलो, क्या करना है अभी मैं जो अभी बोल्ड कर रहा हूं वो भी अच्छे से देखो। सर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करूं तो ये कहां पे स्टैब्लिश होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कौन स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके सर, लेकिन स्टेट कमीशन कहां पे स्टैब्लिश होता है? स्टेट लेवल पे। कौन करता है सर? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर, तो ये वाला मुद्दा तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल था, स्टेट लेवल था। नेशनल कमीशन में क्या लिखे सर मीनिंग में हम लोग? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम इस्टेब्लिश एट विच लेवल? नेशनल लेवल। विच लेवल बेटा? नेशनल लेवल। और कौन इस्टेब्लिश करता है? यहां पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ही बार सेंट्रल गवर्नमेंट आया, बाकी दोनों बार क्या था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही बार आपका क्या आ गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया है। मीनिंग खत्म हुआ? तीनों के मीनिंग समझे क्या? बोलो यस और नो। तो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो, नेशनल कमीशन हो, कुछ भी पेपर में आया, डिफरेंस आओ कि कुछ भी आओ, पहला पॉइंट आपको लिखते आया क्या? डिफरेंस का भी एक पॉइंट बन गया मीनिंग में। बताओ क्या पॉइंट है सर मीनिंग में? क्या लिखोगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी या फॉरम। इस्टेब्लिश, डिस्ट्रिक्ट वाला कौन से लेवल पे इस्टेब्लिश होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कौन इस्टेब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड सर। फिर मुझे बताओ स्टेट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, स्टेट कमीशन सेम, पहला लाइन सेम रहेगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी। स्टैब्लिश, स्टेट वाला कौन से लेवल पे स्टैब्लिश होगा? स्टेट लेवल पे। कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। खत्म सर। और नेशनल कमीशन बताओ, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी बोलो, फॉरम बोलो, चलेगा। स्टैब्लिश, नेशनल कमीशन कौन से लेवल पे होगा? नेशनल लेवल पे। लेकिन याद रखना स्टेट गवर्नमेंट नहीं, क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गया सर, याद भी रहेगा, सब कुछ खत्म। ओके नाउ कंपोजिशन, ये पॉइंट देखो तीनों में दिखेगा आपको, कंपोजिशन कंपोजिशन कंपोजिशन। एक साथ कर रहे हैं हम लोग। पहला क्या कर रहे हैं बेटा? डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये क्या है? स्टेट कमीशन। और ये क्या है? नेशनल कमीशन। तीनों का कंपोजिशन देखेंगे। प्रेसिडेंट, सिटिंग, रिटायर्ड या क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो जज है वो क्या बनेगा बेटा? यहां पे प्रेसिडेंट बनेगा। कहां पे प्रेसिडेंट बनेगा बताओ तो? सर पीडीएफ का आंसर पेपर में लिखेगा तो चलेगा क्या? बेटा देखो, पीडीएफ का आंसर मतलब क्या है? ये कंसेप्ट है, ये अपने को ओन वर्ड में लिखना है। तुम टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते हो तो क्या एज इट इज लैंग्वेज आता है क्या? जरा सोच के देखो। और पिछले सारे तुमने जो जो आंसर लिखे एग्जाम में वो भी देखो। नहीं सर, हम लोग पढ़ते लेकिन एग्जाम में जाके अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ही लिखते हैं, तो ये काफी है। ठीक है, और ये डिफरेंस के आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो। आ रहे ध्यान में? यस सर। चलो यहां पे ध्यान दो बेटा कि प्रेसिडेंट जो है ना, कौन मैं बोल रहा हूं? प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, या वो सिटिंग हो, रिटायर्ड हो या क्वालिफाइड हो। लेकिन स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट कौन रहेगा सर? सिटिंग, रिटायर्ड, हाई कोर्ट जज। कौन बेटा? हाई कोर्ट जज। ये देखो, हाई कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये एक बार देख लेना कि कैसे भाई कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ बातचीत करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसे अपॉइंट कर देंगे कि कौन सा जज होगा? हाई कोर्ट का। और बताओ प्रेसिडेंट कौन रहेगा नेशनल कमीशन में? सुप्रीम कोर्ट जज। कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा एक डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट भी हो गया, या तो सिंपल कोई मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी लर्न हो जाएगा। तीनों ही देखो, एक साथ आप तीन चीजें कर रहे हो तो टाइम जाएगा, लेकिन पेशेंस रखिए। मीनिंग खत्म हुआ? हाँ सर। अब पॉइंट आता है कंपोजिशन, उसमें पॉइंट आता है प्रेसिडेंट। मुझे बताओ कौन सा जज रहेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे? डिस्ट्रिक्ट जज। स्टेट कमीशन पे हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट बनेंगे, और नेशनल कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट जज। इतना भी लिखा तो भी चलेगा करके। ठीक है, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये आपको वन टाइम पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेंबर कौन हो गए भाई? मेंबर तीनों में बताओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन में 4 मेंबर चाहिए, और नेशनल कमीशन में भी 4 मेंबर चाहिए। तो यहाँ पे ये मेंबर वाला पॉइंट में बुलेट करता हूँ, मिनिमम 2, मिनिमम 4, मिनिमम 4। ओके, टेन्योर, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। ये देखो 5 साल और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, 5 ईयर और 67 ईयर विच एवर इज अर्लियर, और 5 ईयर अप टू द प्रिस्क्राइब एज विच एवर इज अर्लियर। प्रिस्क्राइब एज मतलब उन्होंने जो दिया है वैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिए कि टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, कि कितने टाइम तक वो रह सकते हैं, प्रेसिडेंट मेंबर कितने टाइम तक अपॉइंट रह सकते हैं। 5 साल अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करूं, या 65 ईयर, लेकिन ये लिखना विच एवर इज अर्लियर, 5 और 65। यहाँ पे क्या 5 और 67, विच एवर इज अर्लियर, और यहाँ पे 5 और जो एज बताया रहेगा, दैट्स ऑल, खत्म। तर आधी वाटायचं 35लाच पास होणार आहे, पण तुमचे व्हिडिओ बघून वाटतंय 70% येतील. बेटा 80-90 पण येतील. तुम सिर्फ टिके रहो, तुम लेक्चर देखते रहो, सब होगा। इतना सब याद आएगा उतना प्रेशर मत लो, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बताओ। मीनिंग तीनों का समझा क्या? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। हाँ सर, मीनिंग समझ गया। स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट वाला स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल वाला नेशनल लेवल पे होता है। और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल वाला इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मीनिंग खत्म सर। ओके, प्रेसिडेंट समझा? हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट जज, और नेशनल कमीशन पे सुप्रीम कोर्ट जज। वेरी गुड, 2 पॉइंट तो समझे। तीसरा पॉइंट, मिनिमम मेंबर कितना लगेगा? डिस्ट्रिक्ट पे 2, स्टेट पे 4, नेशनल पे 4। टेन्योर कितना है सर? डिस्ट्रिक्ट में 5 साल और 65 एज, विच एवर इज अर्लियर। स्टेट पे 5 साल और 67, विच एवर इज अर्लियर। और नेशनल पे 5 साल और जो भी प्रिस्क्राइब रहेगा, प्रिस्क्राइब मतलब जो लॉ में बोला होगा, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर, विच एवर इज अर्लियर, खत्म। ठीक है, चलो। क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट होता था बेटा, क्वालिफिकेशन में हम लोग क्या देखते थे? तीनों ही सेम है। देखो, आप देखो, ऑब्जर्व करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप डिस्ट्रिक्ट लिखो, स्टेट लिखो या नेशनल लिखो, क्वालिफिकेशन वाला देखो 35 35 35। आप कभी कंपेरेटिव नहीं पढ़ते ना, इसलिए प्रॉब्लम आता है। अगर कंपेरेटिव पढ़ लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बोलते हो सर स्टेट कमीशन तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बाकी है, नेशनल बाकी है, पेपर में आया तो मैं लिख नहीं पाऊंगा या लिख नहीं पाऊंगी। अरे भाई देख तो ले थोड़ा, देख तो ले, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में तीनों का एक पॉइंट सेम रहेगा कि मिनिमम आपको 35 एज चाहिए, एटलीस्ट बैचलर डिग्री चाहिए, एटलीस्ट बैचलर डिग्री चाहिए, एटलीस्ट बैचलर डिग्री चाहिए। एक्सपेरिमेंट उस फील्ड में 10 साल का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर इन ब्रीफ जैसा आता है तो क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट तीनों ही इसमें सेम है। आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ लीजिए, सेम ही रहेगा। देख लीजिए एक बार, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आप टेक्स्ट बुक देखिए, लेकिन ऐसा कंपेरेटिव पढ़ो ना तो बहुत लोड कम हो जाता है और चैप्टर पे अलग कॉन्फिडेंस आता है। ज्यूरिकडिक्शन, ज्यूरिकडिक्शन म्हणजे काय बेटा? ये आईएमपी पॉइंट है, ये भी एक बार लिख लो। आईएमपी मतलब क्या सर? ये आप जब देखोगे आपको लगेगा सर ऐसे पढ़ाई होती है, हमको पता ही नहीं, तीनों में आता है, देखो। और जब पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सा है बेटा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये कौन सा है? स्टेट कमीशन। और ये क्या है? नेशनल कमीशन। देखो, चलो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, क्या बताने जा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझो। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या करता है बेटा? काम कर सकता है। और यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। कंप्लेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस अप टू 1 करोड़। तो यहाँ पे मैं वापस लिखता हूं, अप टू 1 CR। 1 करोड़ तक की सारी केसेस पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कहां पे जाती है? ये आएगा, देखो, अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक की सारी केसेस कहां पे जाएगी बेटा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। इसे जुरिडिक्शन कहते हैं हम लोग, मॉनेटरी या फिर आप ज्योग्राफिकल को। स्टेट कमीशन में क्या होगा? हैंडल ओरिजिनल केसेस एंड अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट ज्योग्राफिकल लिमिट। स्टेट लेवल के जितने भी केसेस है बेटा, या तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व नहीं हुए वो भी स्टेट पे आएंगे, जो वापस कंप्लेंट जो वहां पे सेटिस्फाई नहीं है। तो स्टेट लेवल के सारे कंप्लेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कहां पे हैंडल हो गए? स्टेट कमीशन में। लेकिन अमाउंट का क्या क्राइटेरिया बताओ? 1 करोड़ से लेके 10 करोड़। 1 करोड़ से लेके बिटवीन 1 CR तो क्या बेटा? 10 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर बोलो, अब 1 करोड़ से लेके 10 करोड़। ठीक है। नेशनल कमीशन में क्या रहेगा? हैंडल ओरिजिनल केसेस एंड अपील फ्रॉम स्टेट कमीशन। ये पूरे भारत पे उसका लिमिट होता है। और ये देखो, ये लैंग्वेज तुमको ना टेक्स्ट बुक से नहीं समझता होगा, फ्रॉम स्टेट कमीशन। इसका मतलब है कि स्टेट कमीशन में कोई बंदा अगर सेटिस्फाई नहीं रहा तो अपील करेगा। किधर अपील करेगा? जैसे हमारे पास होता है ना कि हम लोग पहले एकदम स्मॉल कोर्ट में जाते हैं, छोटे कोर्ट में, उसके निर्णय से हम अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपील करते हैं हाईकोर्ट के पास कि सर हमको गलत न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने हमारा नहीं सुना तो हम कहां पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये मेन है ना बेटा। तो ऐसे हम लोग, हमको अगर न्याय नहीं मिला तो हम अपील करते ऊपर के कोर्ट में। वैसे यहाँ पे सेम है बेटा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय मिला लेकिन आप उस न्याय से सम्मत नहीं हो, आपको लगता है कि यार ये गलत चीज है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोर्ट वालों ने धोखा किया है,
तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन का केस कहां पे लेके जा सकते हो बेटा? स्टेट कमीशन में। अगर स्टेट कमीशन ने दिया हुआ न्याय भी आपको नहीं पट रहा है तो आप कहां पे जाइए? नेशनल कमीशन। इसीलिए ये लैंग्वेज आया है। ठीक है। एनीवेज, और कंप्लेंट क्या, 10 करोड़ से ऊपर जो भी अमाउंट है वो नेशनल कमीशन में जाएगा। तो अमाउंट एक बार देख लो बेटा, अपील में, सॉरी यहाँ पे इसमें अमाउंट देख लो, 1 करोड़, 1 से लेके 10 और अबो 10। हो, दो ही पॉइंट बचे हैं, लेकिन आपको शांति से देखना पड़ेगा क्योंकि अब तक ये छोड़ते आए हैं। क्या समझा राजा? बोलो यस और नो। यस और नो। ये पॉइंट वापस एक बार देख लो। बहुत बच्चे बोल रहे हैं, 80% बच्चे बोल रहे हैं सर करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही जल्द बताता हूँ। आप जुड़ना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बाकी देखो, एक बच्चा भी देख रहा है, उसका फायदा हो रहा है ना, अपना लेक्चर सफल है। ठीक है, बाद में वो बात अलग है कि 5-6-7 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, बट यहाँ पे अगर 2-4 बच्चों का भी भला हो रहा है ना, तो मेरा जीवन सफल हो गया बस सर, इस रिवीजन लेक्चर। और क्या चाहिए? कि जो बच्चे छोड़ने वाले थे या जिनको ऐसा लग रहा था नहीं हो रहा है, उनको भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, नहीं सर हम भी कर सकते हैं, मतलब हम होशियार है, सिर्फ गाइडेंस हमें प्रॉपर नहीं मिला, इतनी सी बात थी। ये अगर साल भर पड़ा होता ऐसे तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाते सर, है ना? तो आप अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए बेटा, बस गाइडेंस सही लीजिए, होता है सब कुछ। ओके, अब अपील का एक पॉइंट कर लेंगे, जो लास्ट पॉइंट रहेगा आपको, अच्छे से देखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन एग्रीड पार्टी में अपील टू द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। देखो बेटा, मैंने कहा ना कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसके लिए तकरार किधर कर सकते हो? स्टेट कमीशन में। तो वही कहा, अपील में यही लिखना है आपको कि एग्रीड पार्टी मतलब कौन सा पार्टी? जो पार्टी खुश नहीं है, जो जिसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय नहीं मिला ऐसे लग रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट किधर अपील कर सकता है? स्टेट कमीशन में। लेकिन कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कभी आता नहीं, लेकिन 45 डेज अंडरलाइन करके रखिए। ठीक है। उसके बाद ऐसा ही अगर स्टेट कमीशन का कोई निर्णय है, अग्रीड पार्टी में अपील टू नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज, अभी स्टेट कमीशन से भी वो बंदा सेटिस्फाई नहीं उसके निर्णय से, तो कहां पे जाएगा? नेशनल कमीशन में। लेकिन कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ये चार्ट बनाओ बेटा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन में जाने के लिए 45 डेज है, और स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन के लिए जाने के लिए 30 डेज है। ये चार्ट बना लो, ये अपील वाला पॉइंट है, ये आप डिफरेंस में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर पीडीएफ ऐप में मिलेगा आपको, ऑलरेडी कमेंट पे मैंने वो करके दिया है। और अगर नेशनल कमीशन के निर्णय से भी सेटिस्फाई नहीं है, सो तो एग्रीड पार्टी में अपील टू सुप्रीम कोर्ट 30 डेज ऑफ द ऑर्डर, और नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाई हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो बेटा आज तक बहुत बच्चों ने अपील वाला पॉइंट नहीं किया रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अपील वाला पॉइंट आज समझा क्या आपको? क्या कहा है अपील वाले पॉइंट में? अग्रीड पार्टी, जो पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के न्याय से सेटिस्फाई नहीं है, वो कहां पे कंप्लेंट कर सकती है? स्टेट कमीशन में। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर वो अपील कर सकती है। लैंग्वेज समझा? यस। जो पार्टी स्टेट कमीशन के निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है, वो कहां पे अपील कर सकती है? नेशनल कमीशन। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। लेकिन जो पार्टी नेशनल कमीशन के निर्णय से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो किधर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास, एससी। कितने दिन के अंदर? 30 डेज। दैट्स ऑल, अपील वाला पॉइंट खत्म। तो आप टेक्स्ट बुक में देखिए, और ये आप यहाँ से भी समझिए, आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से ही समझेगा। बाकी के पॉइंट सर, ये अभी कोई करने की जरूरत नहीं, आप ये कोई करने की जरूरत, इतना किया तो भी चलेगा। मतलब 6 पॉइंट कर लो, 4 मार्क्स का आपका डिफरेंस आया ना, तो भी आपका काम हो जाता है। इतना चार्ट किया तो भी खत्म। आप 4-5 पॉइंट आराम से लिख सकते। 100 लाइक का टारगेट भाई, 200 लाइक रखते हैं अपन शाम को। बाद में जो देख रहे हैं वो बढ़ा जरूर देना। ओके, खत्म सर, खत्म। अब क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचता है, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग पब्लिक वेलफेयर, फोकस ऑन स्टडिंग प्राइस वगैरह वगैरह। किस पे फोकस करें? मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। वो पूछते हैं कि क्या रोल है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का। ये सवाल अब तक ज्यादा आया नहीं, लेकिन एक एक ना मोटे मोटे तौर पे सोचो कि जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, इनका काम क्या रहेगा सर? अवेयरनेस फैलाना।
इसके बारे में कंडक्ट कैंपेन प्रोग्राम ऑन कंज्यूमर इश्यू कि भाई लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, उनको कैसे न्याय मिलेगा, तुम्हारे राइट्स क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना ये रोल है किसका, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस का। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन कंज्यूमर ऑन राइट्स एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल, कंज्यूमर को बताओ कि तुम्हारे साथ अगर अन्याय हुआ तो तुम्हारे कितने राइट्स है और उस राइट्स को तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो। फिर पब्लिकेशन, पब्लिश मटेरियल टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट डेवलपमेंट, नए कायदे अगर आए, नए कुछ नई नई टेक्निक्स अगर आई, ठीक है ना, जैसे डुप्लीकेट नोट्स कैसे पहचाननी है, दूध में मिलावट को कैसे समझना है, उसके लिए आप कोई चीज आपको पता है फॉर्मूला तो उसे पब्लिश कीजिए, है ना, जो भी है ये आपके काम है, ये रोल है, किसका काम है, एनजीओ का और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का। मोटे मोटे तौर पे जनरल पढ़िए तो भी आपको समझ में आएगा। लीगल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा, ये रोल में क्या लिखना है, प्रोवाइड फ्री लीगल एडवाइस एंड सपोर्ट इन ग्रीवियंस रिजोल्यूशन। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको कोर्ट में ना तो जाने का तरीका पता है, ना तो उनके पास पैसा है, तो आप क्या कीजिए, उन्हें फ्री में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, ये काम है एनजीओ का, और उनको न्याय दिला के दीजिए, खत्म। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री इंटरैक्शन, कोलैबोरेट विद बिजनेसेस टू एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट फॉर कंज्यूमर, लोगों की मीटिंग्स लीजिए, इंटरैक्शन कीजिए कि भाई कंज्यूमर के साथ कुछ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट मिलने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने चाहिए, दैट इज इंटरैक्शन। और लास्ट वाला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, फाइल पीआईएल ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस। आप रुकिए मत, आपको लग रहा है किसी ग्रुप पे अन्याय हो रहा है, किसी व्यक्ति पे अन्याय हो रहा है, भले आप अनकनेक्टेड पार्टी हो, लेकिन आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका में जाइए, कोर्ट में अपील कीजिए, केस कीजिए और उनको न्याय दिला के दीजिए। ये सारे पॉइंट्स किधर आते हैं बेटा, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ कंज्यूमर, बस इतना हो गया खत्म। रोल ऑफ कंज्यूमर, इतने पॉइंट्स कर लीजिए, 1 2 3 4, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 5 6, खत्म। सर इतना लिखा तो चलेगा क्या, तो टेक्स्ट बुक से कंपेयर कर भाई, और अल्टीमेटली ये देख कि हाँ सर, मतलब मेरे को आइडिया आ गया ना चैप्टर का, फिर ओवर। लास्ट एग्जाम्पल है तो ये कुछ नहीं, वन टाइम रीडिंग है बस। एग्जाम्पल मतलब ये कंज्यूमर क्या है कि ग्राहक शक्ति, जीएस, एक दो एग्जाम्पल लिख देना, ग्राहक शक्ति एक एग्जाम्पल एनजीओ का, उसके बाद कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ये एक एग्जाम्पल है, 2 3 करो, डन। आपका चैप्टर आज होता है फाइनली खत्म। तो कल पार्ट 1 में हमने आधी चीज की, आज पार्ट 2 में आधी चीज की, और इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक वाला लेक्चर, ये वाला, ये टेक्स्ट बुक वाला लेक्चर भी आपको अपने चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बस अभी शॉर्ट में बताया ताकि आपको ना कॉन्फिडेंस आए और जल्द से जल्द चीज़ें हो। ठीक है? 100 लाइक के लिए अभी भी 2 लाइक, 3 लाइक बचे हुए हैं। क्या भाई और बहनों, आपको ये चार्ट समझा क्या? अभी पीछे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको आया क्या ध्यान में कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे करना है? थोड़ा यूज़फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो येस और नो। जो अभी लाइव में जुड़े हैं, सर बीके का टैली नहीं होता, एकदम 45 मिनट से 1 घंटा लग रहा है। प्री बोर्ड में भी पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, प्लीज़ हेल्प इन बीके, टैली में प्रॉब्लम हो रहा है। बेटा ठीक है, मैं उस पे एक आपको एक 1 मंथ प्लानर में बनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सर प्लीज़ सभी टॉपिक का करवाइए, स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोगों को देखो, सोम करना पड़ेगा बेटा, 1 महीना, मतलब 1 महीना नहीं बोल सकता, 16 दिन में हम आराम से डन कर देंगे। एसपी का टेंशन हो रहा है बेटा, एसपी में ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर मैंने वापस रीअपलोड किया है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वही क्यों दे दिया, बेटा अभी लाइव तो मैं जुड़े रहा हूँ, लेकिन इसलिए दिया कि उस वक्त आपके पास वक्त था तो करो, अभी भी वक्त है, दिन भर खुद से पढ़ाई नहीं हो रही तो लेक्चर्स देखो, ऐप पे एक साथ दिए हुए चैनल पे देखो, बट खुद से पढ़ो, क्योंकि बहुत बार ना अभी हम खुद पढ़ने बैठ रहे हैं तो इधर उधर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। तो आप एटलीस्ट लेक्चर सामने रखो, टारगेट रखो कि जो लेक्चर में दिया ना उतना तो खत्म होना चाहिए, जैसे ये 7वां चैप्टर, वन शॉट, कल का एक पार्ट था, आज का एक पार्ट था, दोनों पार्ट देखे, आपको इतना तो लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ तो लिख सकता हूं, मतलब ऐसे नहीं कि खाली हाथ आ जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं अपने वर्ड में तो भी लिखूंगा और मार्क्स मिलते हैं, ओसीएम में मार्क्स मिलते हैं बेटा, उसका टेंशन मत लो। सर मन मन वाला पॉइंट देखो, हेडर्स आपको बेटा अच्छे से लिखने पड़ेंगे, जैसे अभी इसमें आप मन से नहीं लिख सकते ना, ये आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कंपोजिशन, जहां पे क्या था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, तो इतना तो लिखो, बाकी आप मन से बाकी चीजें लिख सकते हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही जज आएगा, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, अब ये तो मन से नहीं लिख सकते, इसलिए कहाँ पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। अब डिपेंड्स बेटा कि सारे बच्चे अगर आए तो अपन करेंगे। मैं तो सुबह 5 बजे भी उठने को रेडी, मतलब लास्ट के 10-15 दिन यार पढ़ लो। आज की 17 तारीख है और 13-14 दिन बस, फिर फेब्रुआरी से तो अपने को लैंग्वेज पढ़ना है और पेपर का माहौल शुरू हो जाएगा। तो मतलब कॉमर्स के बच्चे जगे नहीं, ये प्रॉब्लम है ना। एसपी का आईएमपी क्वेश्चंस दो ना, देना देना। हाँ भाई, तेरा भाई हूँ मैं, देता हूँ ना। हाँ, आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री कृष्णा सर, जब से आपका लेक्चर देखा है तब से कॉन्फिडेंस आ रहा है 70%। बेटा तुम लोग होशियार हो, मैं एक ही कह रहा हूँ, मेरा लेक्चर है किसी भी सर का लेक्चर, तुम लोग लेट जगे हो, बस ये प्रॉब्लम है। 10th का माहौल अलग था, वो बचपन से सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। 12th में थोड़ा सीन क्या हुआ ना कि 11th अच्छे से नहीं किया, उसके बाद ना अच्छे से, मतलब घाई घाई में खत्म हो गया, पता नहीं चला। तो 12वीं बोर्ड आ गया, उसमें भी अपन ने, और अभी सब चीजें नहीं है, कंसेप्चुअल है, तो इसलिए दिक्कत आ रही। तो 10th अलग था, लेकिन यहाँ पे मेहनत करो, हम आपके साथ है सब लोग। ठीक है, आप अगर रेडी हो मेहनत करने के लिए तो हम भी करेंगे, बस आप अपना प्यार दिखाते जाओ। इकोनॉमिक्स में सर, इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ना हम लोग ये इतना कर चुके हैं ना बेटा। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी इतने चैप्टर हो चुके हैं, आज डिमांड एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। ये जितने येलो मार्क्स दिख रहे हैं ना, उतना ऑलरेडी चैप्टर अपलोडेड है। आप देखोगे तो ये चैप्टर 8 पब्लिक फाइनेंस भी, ये लाइव लिया है ये सब, और ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चार्ट ही अपलोड किया है। मेरे बाकी के लेक्चर भी है, आप 3A और 3B पे देखोगे ना तो मेरे टेक्स्ट बुक के लेक्चर भी आपको मिलेंगे। ऐसे अमोल का सर डालो, आपको दिखेगा 3A टेक्स्ट बुक से हर एक चीज चीज बताएंगे। अब इस बार सिर्फ मैं चार्ट से बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा और क्विकली चाहिए, इसीलिए। ठीक है, तो विद्या बेटा, ओके एवरीबॉडी, चलो अभी यहाँ पे रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।